नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश हरण। भाग 26 में हमने देखा था सरकारी नौकरी के योग। भाग 26A में आज का हमारा विषय है मेष लग्न में सरकारी नौकरी के योग। एक एक लग्न को लेकर के हम चलेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर युवा देखना चाहता है कि उसके जीवन में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, या प्राइवेट नौकरी के योग है या नहीं। सरकारी नौकरी के योग ज़्यादा बलवान जन्म पत्री में होते हैं। प्राइवेट नौकरी के योग के भी कुछ, दोनों का क्या डिफरेंस है वो भी अपन इस एपिसोड में देखेंगे। तो मेष लग्न उसको कहेंगे जिसमें ये जन्म कुंडली है। इसमें यहाँ पर 1 नंबर होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार की जो जन्म कुंडली होगी वो मेष लग्न की होगी। इसमें शुभ त्रिकोण कौन कौन से भाव होंगे? शुभ त्रिकोण में पहला भाव होगा, 5वां भाव होगा और 9वां भाव होगा। जिसमें पहले भाव में 1 नंबर है, मतलब मेष राशि है, स्वामी मंगल होगा। 5वें भाव में 5 नंबर है, मतलब सिंह राशि है, स्वामी सूर्य होगा। और 9वें नंबर में 9 नंबर है, स्वामी 9 नंबर धनु राशि होगी, स्वामी हमारा गुरु होगा। और इसका जो 10वां भाव है, इसका नंबर 10 है और इसमें स्वामी शनि होता है। यहाँ पे 11वें भाव का भी स्वामी शनि है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। 11वें भाव का भी स्वामी शनि है। साथ ही ये भी हम ध्यान रखेंगे कि अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल है। जो अष्टम भाव है उसमें 8 नंबर है, उसका स्वामी भी मंगल है। और जो 12वां भाव है, जैसे हमारा 9वां भाव भाग्य का स्वामी गुरु है, साथ में 12वें भाव का स्वामी भी गुरु है। मतलब गुरु जो हमारा 9 और 12, 9वां और 12वां 2 भाव का स्वामी है। इसी प्रकार से मंगल 1 और 8 2 भाव का स्वामी है। यहाँ पे मंगल बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना जरूरी है, बलवान होना जरूरी है, क्योंकि ये लग्न के साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी है। गुरु यदि यहाँ पर कम बलवान भी होता है तो चल जाता है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी नवम का ही फल देगा। इसलिए गुरु की इतनी समस्या नहीं है, मंगल को देखना ज़्यादा जरूरी है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भाई, जैसा कि हमारा सिद्धांत है कि यदि जन्म के बाद व्यक्ति को 13 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक यदि कारक ग्रहों की दशा मिल जाए, कारक ग्रह है मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों 100% कारक है, क्योंकि ये शुभ त्रिकोण के स्वामी है। साथ ही शनि भी यहाँ पे कारक है, क्योंकि दशमाधिपति, ये केंद्र का स्वामी है। दशमाधिपति, केंद्राधिपति, अशुभ ग्रह शनि यहाँ पे कारक है। लेकिन शनि साथ में लाभ भाव का भी स्वामी है, जो कि आय तो देता है लेकिन स्वास्थ्य खराब करता है। तो शनि 75% कारक है। और मंगल 100, सूर्य भी 100 और गुरु भी 100। निश्चित रूप से शनि गोचर में ज्यादा बेटर फल देंगे अपनी स्थिति के बजाय। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिद्धांत क्या है कि 13 साल की आयु से 30 साल की आयु तक हमको मंगल, सूर्य और गुरु की महादशा प्राप्त होना चाहिए। या तो मंगल की प्राप्त हो, या सूर्य की प्राप्त हो, या गुरु की प्राप्त हो। अब यहाँ पे आप देखिए कि सूर्य के बाद में हमको चंद्रमा की महादशा मिलती है, फिर मंगल की मिलती है, फिर राहु की मिलती है और फिर गुरु की मिलती है। मतलब यदि हमको गुरु की महादशा चाहिए 13 साल से 30 साल के बीच, तो हमारा जन्म राहु की दशा में होना चाहिए। और यदि हमको सूर्य मंगल की महादशा यदि अपने को चाहिए,
13 और 30 साल के बीच में, तो हमको शुक्र की महादफा में हमारा जन्म होना चाहिए। अब यदि शुक्र की महादफा में हमारा जन्म है तो हमारा जन्म या तो भरणी नक्षत्र में होना चाहिए, या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होना चाहिए, या पूर्वा फाड़ा नक्षत्र में होना चाहिए। मतलब मेष लग्न के व्यक्ति का चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में होगा तो मेष राशि में होगा, पूर्वा फाल्गुनी में होगा तो यहाँ पे सिंह राशि में होगा, और यदि पूर्वा फाड़ा में होगा तो यहाँ पे धनु राशि में होगा। तो ये अपने को 3 नक्षत्र या तो मिले, या फिर यदि राहु की महादफा में यदि जन्म होता हो तो हमारा चंद्रमा आद्रा नक्षत्र यानी कि 3 नंबर में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे चंद्रमा हो सकता है, स्वाति नक्षत्र में होना चाहिए यानी कि 7 नंबर में चंद्रमा होना चाहिए, और शतभिषा नक्षत्र में होना चाहिए मतलब 11 नंबर में चंद्रमा होना चाहिए। मतलब मेष लग्न की कुंडली में यदि हमको शुक्र की महादफा में जन्म मिले तो चंद्रमा हमारा मेष, सिंह और धनु राशि में होना चाहिए, और यदि हमारा जन्म राहु की महादफा में हो तो चंद्रमा हमारा मिथुन, तुला और कुंभ राशि में होना चाहिए। मतलब चंद्रमा की ये पोजीशन होना चाहिए, तो ही हमको हमारी उम्र जो है 13 से 30 साल के बीच में, उसमें हमको मंगल, सूर्य और गुरु की महादफा प्राप्त होती है, जो कि हमारे लिए भाग्यवर्धक होती है। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में चंद्रमा 6 भाव में नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, और मीन राशि 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए, अब चंद्रमा की ये 3 पोजीशन तो बहुत ही बेकार पोजीशन होती है, जो कि व्यक्ति को भ्रमित करती है। यदि किसी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें, 12वें भाव में हो तो वो जीवन में हमको भ्रमित करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सफलता देने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। तो चंद्रमा की ये 6 पोजीशन होना चाहिए। 3रे भाव में होना चाहिए, 5वें में होना चाहिए, 1 में होना चाहिए, 7वें में होना चाहिए, 9वें में होना चाहिए और 11वें भाव में होना चाहिए। अब हम ये देखें कि राहु कहाँ पे होना चाहिए। तो राहु हमेशा 3, 6 और 11 भाव में शुभ फल देते हैं। तो राहु 3रे भाव में होना चाहिए, राहु 6ठे भाव में होना चाहिए, या राहु 11वें भाव में होना चाहिए यदि हमको सरकारी जॉब प्राप्त करना है। तो क्योंकि यदि गुरु की महादफा पहले प्राप्त करना है तो उसके पहले हमको जन्म राहु की दफा में लेना पड़ेगा, और राहु यदि 3रे, 6ठे और 11वें में होगा तो वो अशुभ परिणाम नहीं देगा, और कहीं होगा तो फिर वो हमको अशुभ परिणाम देगा और हमारे किस्मत को खराब कर सकता है। चलिए, राहु की पोजीशन हो गई, चंद्रमा की पोजीशन हो गई। अब यदि शुक्र की महादफा में हो जन्म तो शुक्र की पोजीशन देखना चाहिए। शुक्र हमारा या तो 7म भाव में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कारक होता है, शुक्र हमारा 4थे भाव में होना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे दिग्बली होता है। इसके अलावा शुक्र यदि 11वें भाव में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुक्र यदि केंद्र में 10वें भाव में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब शुक्र की पोजीशन 4थे भाव में होना चाहिए, 7वें में होना चाहिए, 10वें में होना चाहिए, 11वें में होना चाहिए। यदि 9वें भाव में शुक्र होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो शुक्र की भी ये पोजीशन अपने को मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे रहेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, इसके बाद में अब अपन इन 3 ग्रहों की बात करते हैं, मंगल, सूर्य और गुरु। तो मंगल यदि मेष लग्न की पत्रिका में रोचक योग बना रहा हो, मंगल यदि लग्न में हो तो कुंडली बहुत पावरफुल हो जाती है। यदि लग्न में सूर्य बैठा हो, पंचमें सूर्य यदि लग्न में बैठा हो तो भी यह कुंडली बहुत पावरफुल हो जाएगी क्योंकि मेष लग्न में सूर्य उच्च का होता है। यदि सूर्य मंगल की युति हो, इन तीनों में मंगल, सूर्य और गुरु में यदि मंगल सूर्य की युति मेष लग्न में हो तो भी यह पत्रिका बहुत पावरफुल हो जाती है। साथ ही यदि इस पत्रिका में गज केसरी योग बनता हो, मतलब चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो या गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो, तो गुरु का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब भाग्य उसका बहुत ही अच्छा
जोरदार हो जाएगा। इसी प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्र मंगल की युति हो, किसी भी भाव में चंद्र मंगल की युति हो, मतलब विष्णु लक्ष्मी योग यदि बन रहा हो, तो यह भी इस पत्रिका में बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से योग, रोचक योग हो, यदि सूर्य यहाँ पे उच्च का हो, गज केसरी योग बनता हो, विष्णु लक्ष्मी योग बनता हो, मतलब चंद्र मंगल की युति हो, चंद्र गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो, या सूर्य लग्न में बैठा हो, या मंगल लग्न में बैठा हो, तो यह पत्रिका बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और गारंटेड हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही यदि इस पत्रिका में, अब देखिए मान लो हमको जो महादशा है उसमें हमको 13 से 30 वर्ष की आयु में हमको मंगल सूर्य की या गुरु की महादशा प्राप्त नहीं हो रही, मंगल सूर्य या गुरु की महादशा हमको प्राप्त नहीं हो रही, इसके बजाय कुछ और दशाएं अपने को प्राप्त हो रही है। फिर सफलता कैसे मिल सकती है? तो यदि मेष लग्न की कुंडली में आप तीसरे भाव का स्वामी देखिए बुध है, छठे भाव का स्वामी भी बुध है, यदि तीसरे भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहा हो, कौन सा योग बना रहा हो? बुध आदित्य योग, सूर्य और बुध एक साथ इस पत्रिका में हो, केंद्र में हो, या 5वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, या 11वें भाव में हो, या 10वें भाव में हो, तब भी ये पत्रिका बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी बुध बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा पढ़ाई में और व्यक्ति को सरकारी जॉब दिला देगा। तो बुध आदित्य योग भी इस पत्रिका में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पंचमे से और बुध तृतीय से। साथ ही यदि ये बुध शनि के साथ योग कर रहा हो, 10वें शनि, बुध और शनि यदि इस पत्रिका में योग कर रहे हो, एक साथ हो, तब भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है अपनी मेहनत के द्वारा। भले अपने को समय पे मंगल सूर्य गुरु की महादशा प्राप्त नहीं हो, लेकिन अंतरदशा में भी ये कारगर होंगे यदि बुध की युति शनि के साथ हो या बुध की युति सूर्य के साथ में हो। तो मित्रों, समझ में आया होगा आपको कि या तो हमको कारक ग्रहों की महादशा मिलना चाहिए ताकि हमको समय पे हमारा भाग्य हमारा साथ दे, हमको जॉब मिल जाए। यदि ये कारक ग्रहों की महादशा नहीं मिल रही है तो कारक ग्रहों की अंतरदशा में भी हमको जॉब मिल सकता है। शर्त यह है कि तृतीयेश बुध हमारा इस पत्रिका में या तो शनि के साथ युति करता हो या तृतीयेश बुध सूर्य के साथ युति करता हो। दोनों में से किसी एक के साथ, या तो पंचमेश के साथ युति करे या दसमेश के साथ युति करे। दसमेश और लाभेश हमारा दोनों एक ही है शनि, तो बुध यदि दसमेश के साथ युति करे या लाभेश एक ही बात है, शनि के साथ युति करे और केंद्र में हो या 5, 9, 12वें भाव में हो, तो तब भी हमको जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, सरकारी नौकरी में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज हमने ये देखा कि मेष लग्न में सरकारी नौकरी के कौन कौन से योग होते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आप एपिसोड को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप सरकारी नौकरी के लिए या कैरियर के लिए कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिख करके अपनी डिटेल देवे, मैं उसका अवश्य जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।